फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सबका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो गया। आप सभी का पेपर अच्छा ही हुआ होगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ और आप सब में जो भी समाजशास्त्र विषय से यानी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीआईसी जीडीटी केबीएस एनबीएस यूपीएससी यूपीपीएससी यूपी पीजीटी एमपी सेट डी ट्रिपल एस बी आरपीएससी बीपीएससी जीपीएससी सीपीएससी उत्तराखंड हरियाणा इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी आप जो है समाजशास्त्र विषय से करते हैं तो हर एक उस एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि ये जो क्लास है आप लोग देखिएगा, ये आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास होती है, ना कि इधर उधर। तो आप सब जो सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, मिस ना किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूँ। और आप सब जो बराबर क्लास देख रहे हैं वो तो मुझे जान ही रहे हैं, बाकी जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इस चैनल का आने वाली परीक्षाओं में सहयोग प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए ये देखिए, मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से इंडिकेटर करके बता देता हूँ कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक व्याख्यात्मक श्रृंखला लेकर आता हूँ। ठीक है, तो आज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है क्लास में, कैसे प्रश्न उत्तर हैं। वैसे ये क्लास आप लोगों के लिए जो पीजीटी के छात्र हैं, प्रतियोगी छात्राएँ हमारे पीजीटी के लिए यानी प्रवक्ता के लिए आप लोगों का अप्रैल में एग्ज़ाम संभवतः होगा, और जो फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं आप लोग ज़रूर देखें इस क्लास को, वो प्रतियोगी छात्राएँ, क्योंकि आप सभी के लिए क्लास स्पेशली लेकर मैं आया हूँ, जो मुझे लग रहा है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो इस क्लास को आइए देखते हैं आज के क्लास में क्या है आप सबके लिए। ये प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 1, तो आपका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, डॉक्टर एस.सी. दुबे ने संस्कृत की कितनी प्रकार अवस्थाओं को बता रखा है। ये प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि डॉक्टर एस.सी. दुबे यानी डॉक्टर श्यामाचरण दुबे जो संस्कृत की कितनी प्रकार की अवस्थाओं को ये बता रखे हैं, यही प्रश्न कह रहा है आपका। तो ऑप्शन ए कह रहा है 4 अवस्थाएँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी कह रहा 5 अवस्थाएँ, ऑप्शन सी कह रहा 6 अवस्थाएँ, ऑप्शन डी कह रहा 8 अवस्थाएँ। तो इन्होंने कितनी अवस्थाओं को बता रखा है, आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर जो है। तो इन्होंने आपके जो श्यामाचरण दुबे महोदय हैं, ये 6 अवस्थाओं को बता रखा। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास शुरू होने से पहले आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट करते रहेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी सहयोगी साबित होगा ये क्लास। तो इन्होंने 6 प्रकार की 6 अवस्थाओं को बता रखा है आपके श्यामाचरण दुबे ने। तो इन्होंने पहली अवस्था बता रखा है श्यामाचरण दुबे महोदय, आदि पाषाण युग। ठीक है, नोट करते हुए आप चलिए। नंबर 1 बता रखा है आदि पाषाण युग। इसमें ये कहते हैं कि जब मानव जो है पत्थर के मतलब ऊट पटांग औजार बनाता था, मोटे महीन पतले, मतलब बहुत सुडौल नहीं बनाता था, तो इसको ये आदि पाषाण युग के नाम से बताते हैं आपके श्यामाचरण दुबे महोदय। और दूसरा ये बताते हैं आपका, नोट करते हुए चलिएगा, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण युग कहते हैं। तो इस युग में ये कहते हैं कि इस युग में मानव ने पहले जो भद्दे और बेसुडौल प्रकार के पत्थर के औजार या हथियार बनाते थे, अब वो सुडौल और तीक्ष्ण यानी कि धारदार अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने लगे। ठीक है, और आभूषणों को कला के दृष्टि से वो मतलब बहुत अच्छे प्रकार से बनाने लगे, जिसमें वो लोग क्या करते थे ना, जो मृत व्यक्ति का शव संस्कार किया जाने लगा था, जो उससे खुदाई से प्राप्त हुआ है, उसी के अनुसार ये बता रहे हैं आपके श्यामाचरण दुबे महोदय। और तीसरा इन्होंने बताया है नवपाषाण युग। क्या बताया है तीसरा? नवपाषाण युग। इस युग में ये बताते हैं आपके श्यामाचरण दुबे महोदय कि इस युग का मानव जो था वो
अधिक से अधिक तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज धार के हथियार और बहुत सुडौल के हथियार बनाने लगा था। और इसी युग में नवपाषाण काल के युग में ही कृषि का शुरुआत हो गया था, ठीक है, यानी कृषि की प्रारंभ हो गया था। और कला व संस्कृत का जो है भी विकास शुरू हो गया था, जिसमें अद्भुत प्रकार से कलाओं का योगदान रहा है, ये आपके श्यामाचरण दुबे महोदय कहते हैं। और इन्होंने चौथा जो बता रखा है, आप नोट करिएगा, चौथा इन्होंने क्या बता रखा है, ताम्र युग, यानी ताम्र युग। इस युग में तांबे को गलाने व ढालने का कार्य होने लगा था, ये आपके श्यामाचरण दुबे महोदय कहते हैं। और पांचवा ये बताते हैं कांस्य युग। आप लोग नोट कर लीजिएगा, कांस्य युग क्या है, इस युग में कांस्य के बर्तन, औजार और मूर्तियां बनाई जाने लगी थी, जो ठीक है, यानी कि सभी धातुओं को जो मिक्सअप करके बनाया जाता है उसको कांस्य धातु कहते हैं, ठीक है। तो इसी को ये कांस्य युग बताते हैं। और ये जो आपका छठा बताते हैं, ये कहते हैं लौह युग था, यानी लोहे का युग, ठीक है, जो वर्तमान युग चल रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं। इस युग में शिल्प उद्योग भी अपने चरम सीमा पर था और एक नई दिशा की ओर जो है मुड़ गया था। शिल्प उद्योगों का भी कारोबार शुरू हो गया था, जिसमें संस्कृत का अभूतपूर्व विकास हुआ इसी काल में, ठीक है। तो इस प्रकार आपके डॉक्टर श्यामाचरण दुबे आपके 6 अवस्थाओं को बता रखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके जो भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और अप्रैल में संभवतः आपका प्रवक्ता का परीक्षा जो है पीजीटी और प्रतियोगी छात्र छात्राएं विशेष रूप से ध्यान दें इस क्लास को, ठीक है, क्योंकि ये क्लास काफ़ी सहयोगी साबित हो सकता है आने वाले परीक्षाओं में। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को। आपका प्रश्न 2 क्या कह रहा है, ये ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है द नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। कौन सा पुस्तक है ये, द नेचर ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कह रहा क्रोबर, ऑप्शन सी कह रहा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी कह रहा एंथोनी गिडेंस, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोबर महोदय हैं, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक प्रश्नानुसार कौन सा पुस्तक, द नेचर ऑफ कल्चर। इनकी देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक है, नोट कर लीजिएगा, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। ये द सुपर ऑर्गेनिक, जिसे इन्होंने सन 1917 में लिखा है। क्या है, द सुपर ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक है, जो 1917 में लिखा है। अगला इनका पुस्तक है एरिया एंड क्लाइमेक्स, जो 1936 में लिख रखा है। कौन, ये क्रोबर महोदय की जो है बुक्स है, जो मैं बता रहा हूँ, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। और अगली बुक इनकी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉन्फिजेरियंस, ठीक है, कॉन्फिजेरियंस ऑफ कल्चर ग्रोथ, ये सन 1944 में लिख रखा है। और अगली बुक इनकी है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये आपकी अगली बुक यानी चौथी बुक है एंथ्रोपोलॉजी, जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, चौथी बुक है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, 1948 में लिखा है। अगली बुक इनकी जो है आपकी 5वीं, ये बुक नोट कर लीजिएगा आप लोग, द नेचर ऑफ कल्चर, इसे उन्होंने सन 1952 में लिख रखा है। जो ये प्रश्न का आप है द नेचर ऑफ कल्चर पूछ रहा है ना, किसकी है, तो क्रोबर का, इसे इन्होंने 1952 में इस बुक को लिख रखा है, सन 1952 में। सन नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, कभी कभी मिलान में सन पूछता है, इसलिए मैं सभी का सन आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगली पुस्तक इनकी आपका है छठी पुस्तक, क्या है इस पुस्तक का नाम, स्टाइल एंड सिविलाइजेशन, सन 1957 में लिखा है। कौन सा पुस्तक, छठी है, स्टाइल एंड सिविलाइजेशन, सन 1957। नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना एग्जाम में कभी का सन का ही मिलान पूछ लेता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 2 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए आप सबका अगली पुस्तक देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक नहीं ये प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये कह रहा है किसने संस्कृत को जीवन प्रकाश, क्या कह रहा है, किसने संस्कृत को जीवन प्रकाश एवं कोमलता के रूप में वर्णन किया है। संस्कृत को, ये संस्कृत को कह रहा है किसने जो है जीवन प्रकाश एवं कोमलता के रूप में वर्णन किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है टाइलर यानी एडवर्ड बर्नर्ड टाइलर, ऑप्शन सी कह रहा है मेलिनोव्स्की, ठीक है, यानी ब्राउनलिसा मेलिनोव्स्की, ऑप्शन डी कह रहा है मैकाइवर एवं
पेज। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर आप लोग बताइए, प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्योंकि ये सब आज के जो प्रश्न है ना, हमारे जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, खासकर पीजीटी वाले ज़रूर ध्यान दें, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 3 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नोट करते हुए आप लोग चलिए, ठीक है, और ध्यान दीजिए क्योंकि परीक्षा बहुत कठिन हो गया है, क्वालिफाई करना, कंपटीशन बहुत है। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसका आंसर आपका मैथ्यू अर्नोल्ड है। इस संस्कृत को जीवन के प्रकाश एवं कोमलता के रूप में जो वर्णन आपके मैथ्यू अर्नोल्ड महोदय ने कर रखा है। ठीक है, और आपके ये जो टायलर महोदय हैं, इन्हें ये ऑप्शन बी देखिए क्या है, ये आपके ऑप्शन बी टायलर महोदय, इन्हें आपका नोट करते हुए संस्कृत का जनक भी माना जाता है। किसका? टायलर महोदय को संस्कृत का जनक भी माना जाता है। ये आप नोट करते हुए चलिएगा। और आपके ये जो मेलिनोव्स्की महोदय हैं, इनको आप लोग जान ही रहे हैं, इन्हें टोटल वे ऑफ लाइफ के रूप में परिभाषित किया है इन्होंने संस्कृत को। ठीक है, क्या? टोटल वे लाइफ के रूप में आपके मेलिनोव्स्की महोदय ने संस्कृत को परिभाषित कर रखा है। ठीक है, तो मैकाबर पेज को आप जान ही रहे हैं कि इन्होंने संस्कृत को सभ्यता का प्रतिवाद यानी एंटीथेसिस के रूप में माना है। ठीक है, ये मैकाबर और पेज ने। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। हर प्रश्न इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा इस चीज़ को। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए कि ब्रूम व सेल्जनिक संस्कृत को क्या कहते हैं। ये ब्रूम व जो ये आपका प्रश्न है, ब्रूम व सेल्जनिक संस्कृत को क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपका कह रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है ऐतिहासिक विरासत, ऑप्शन बी कह रहा आर्थिक विरासत, ऑप्शन सी कह रहा सामाजिक विरासत, ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त कोई नहीं। ठीक है, यही कह रहा आपका। तो इसका ब्रूम व सेल्जनिक संस्कृत को क्या कहते हैं आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 4 का आंसर दीजिए, जो है क्या कहते हैं। तो ब्रूम व सेल्जनिक संस्कृत को आपका सामाजिक विरासत के रूप में जाना जाता है। तो इसका सामाजिक विरासत ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। और अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, आपका इसमें तो कुछ है नहीं बताएं लायक, बाकी चीज़ें आप लोग जान ही रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 5। ये 5 नंबर आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से संस्कृत का जनक, ये देखिए संस्कृत का जनक किसे माना जाता है। अभी मैं बताया हूँ, आप लोग इसका आंसर फटाक से दे दीजिएगा। ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन बी एडवर्ड बर्नार्ड टायलर, ऑप्शन सी जोसेफ फीचर, ऑप्शन डी जीएस घुरिये यानी गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय। तो इसका आंसर अभी तो मैं बताया हूँ, आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए कि आपको एडवर्ड बर्नार्ड टायलर महोदय का जो है महोदय को संस्कृत का जनक कहा जाता है। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई कोताही और गलती मत कीजिएगा जानबूझ के, है ना, नहीं तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़े। और टायलर महोदय को और क्या कहा जाता है आप लोग जानते होंगे, बताइए। संस्कृत का जनक के साथ साथ और क्या कहा जाता है, इन्हें मानव शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। आपके एडवर्ड बर्नार्ड टायलर महोदय को मानव शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप सबके सिलेबस में है, ऐसा नहीं सिलेबस के बाहर से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को भी आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 6। इस 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ये ध्यान दीजिए, किसने कहा है कि, क्या कह रहा है, किसने कहा कि संस्कृत मानव व्यवहार का सीखा हुआ भाग है। ठीक है, कहा है कि संस्कृत मानव व्यवहार का सीखा हुआ भाग है, ये किसने कहा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है मैकाइवर व पेज, ऑप्शन बी कह रहा रूथ बेंडिक्ट, ऑप्शन सी कह रहा रॉबर्ट लॉबी, ऑप्शन डी कह रहा हर्ष कोबिस। तो ये किसने कहा है, प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप लोग बताइएगा। किसने कहा संस्कृत मानव व्यवहार का सीखा हुआ भाग है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, ये हर्ष कोबिस महोदय हैं, इन्होंने ही कहा है। क्या कह रखा है कि संस्कृत मानव व्यवहार का सीखा हुआ भाग है। ठीक है, और बाकी मैकाइवर और पेज का आप
जान ही रहे हैं कि इन्होंने संस्कृत हमारी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये मैकाइवर और पेज ने कहा है। ठीक है, संस्कृत हमारी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये किसने कह रखा है? मैकाइवर और पेज ने। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न बन रहा आपका। ठीक है, और आपका ये रूथ बेनेडिक्ट महोदय हैं, ये देखिए इन्होंने जो है किसकी परिभाषा? संस्कृत व्यक्ति की भांति विचार और क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है, ये इन्हीं की परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट महोदय की। संस्कृत व्यक्ति की भांति विचार और क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कि ये सब इधर उधर के हैं, ये सब प्रश्न पूछे जाने की संभावना है आपके एग्जाम में। और ये देखिए ये अयुग्मता की अवधारणा जो है ये रॉबर्ट लावी की है, इन्होंने अयुग्मता की अवधारणा दे रखी है आपके रॉबर्ट लावी महोदय। ठीक है, अयुग्मता को क्या कहा जाता है? एजेमी। ठीक है, एजेमी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर आपका 7 नंबर प्रश्न ये है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत को संपूर्ण जीवन विद, ठीक है, यानी कि टोटल वे ऑफ लाइफ के रूप में परिभाषित किया है? तो आपका ऑप्शन ए मालिनोव्स्की हो गया, ऑप्शन बी टाइलर हो गया, एडवर्ड बर्नार्ड टाइलर, ऑप्शन सी जोसेफ फीचर, ऑप्शन डी राल्फ लिल्टन। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर गलत करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मालिनोव्स्की महोदय आप हो जाएंगे। संस्कृत को संपूर्ण जीवनविद यानी टोटल ऑफ वे लाइफ के रूप में किसने माना है? आपके मालिनोव्स्की महोदय। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए नोट करते हुए चलिएगा। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सब प्रश्न आप लोग ढूंढेंगे इकट्ठा, जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, और मैं आप सभी को लिए लेकर आता हूँ क्योंकि परीक्षा आप लोगों के निकट है एकदम। आप लोग जो है पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अब देखिए आपका मौसम भी ठीक हो गया है, रात में हालांकि ठंडक है लेकिन दिन में धूप अच्छी निकल रही है, अच्छी खिल रही है। तो आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। ठीक है, और चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्योंकि चैनल को शेयर करने से क्या है ना, तो इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो लाइक ना किए हो चैनल को लाइक करते हुए चलिए। और आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आप लोग आइए देखते हैं। आपका प्रश्न उत्तर नंबर 8 ये क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है एस्किमो किस देश की जनजात है? जो एस्किमो जनजात है ये किस देश की जनजात है पूछ रहा है। आपका ऑप्शन ए रूस का, कि ऑप्शन बी कनाडा का, ऑप्शन सी भारत का, तो ऑप्शन डी बांग्लादेश का। तो एस्किमो ये जो है प्रश्न किस जो पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है, बना है आप लोगों का प्रश्न नंबर 8। तो ये एस्किमो किस देश की जनजात है? तो ये आप नोट करते हुए चलिए, ये कनाडा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। एस्किमो जो है कनाडा देश की जनजाति है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। बाकी भारत की जनजात, बांग्लादेश की जनजातियां आप तो जान ही रहे हैं, है ना। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत का अकादमिक जनक किसे माना जाता है? ये संस्कृत का अकादमिक जनक किसे माना जाता कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा फ्रेंच बोआस, ऑप्शन बी करा आगबर्न, ऑप्शन सी करा अगस्ट काम्ट, ऑप्शन डी करा जीन्स बर्ट महोदय का। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। संस्कृत का अकादमिक जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 9 का जो आपका आंसर है ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है ये ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन ए क्या फ्रेंच बोआस महोदय ये आपके संस्कृत का अकादमिक जनक का माना जाता है इन्हें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपके समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है इसमें क्योंकि सब ऐसे प्रश्न नहीं है आपको लग रहा सिंपल है ना, लेकिन जब यही प्रश्न आप सभी का एग्ज़ाम में आ जाता है ना तो होश उड़ जाता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, तो आप लोग जो है पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। मैं आप लोगों से ही अनुरोध करूंगा अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट पाना है तो प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है, 10 नंबर क्या कह रहा है? संस्कृत को क्या
व्यक्तित्व का प्रतीक पक्ष यानी सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, ये किस विद्वान द्वारा कहा गया है, ठीक है। संस्कृत तो व्यक्तित्व का प्रतीतक पक्ष यानी सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी किस विद्वान द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसे तो आपका ऑप्शन ए का है लियोनार्ड एडम महोदय द्वारा, ऑप्शन बी करा ऑकबर्न महोदय, ऑप्शन सी करा रेडक्लिफ ब्राउन महोदय, ऑप्शन डी करा किम्बाल यंग महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 10 का, आप लोग फटाफट बताइए प्रश्न उत्तर नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का आपका जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी है रेडक्लिफ ब्राउन महोदय। इन्हीं को जो है आपका रेडक्लिफ ब्राउन महोदय को व्यक्तित्व का प्रतीक पक्ष यानी सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आइए, ये प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर बुक्स का लेखक कौन है। ये 11 नंबर ध्यान दिए कि दी डिफ्यूजन ऑफ कल्चर बुक्स का लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है इलियट स्मिथ, ऑप्शन बी कह रहा है विलियम पेरी, ऑप्शन सी कह रहा है क्रोवर, ऑप्शन डी कह रहा है मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 11, ठीक है, कि द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसके आपके इलियट स्मिथ हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन ए जो है ये इलियट स्मिथ महोदय जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है आपका। और बाकी आपके विलियम पेरी महोदय को आप जान ही रहे हैं, विलियम पेरी द चिल्ड्रेन ऑफ द सन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। आपके जो विलियम पेरी ये हैं, नोट कर लीजिएगा, ये द सन ऑफ द क्या है विलियम पेरी, द चिल्ड्रेन ऑफ द सन, ठीक है। नोट कर लिए द चिल्ड्रेन ऑफ द सन पुस्तक के लेखक विलियम पेरी महोदय हैं, ठीक है। अब बाकी आपके क्रोवर को आप देख ही लिए अभी, ठीक है, और स्मिथ को भी आप जान ही रहे हैं। तो ये इलियट स्मिथ जो द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर पुस्तक इनके है ये है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका अल्फ्रेड कोवर इनको कहते हैं, इनका पूरा नाम अल्फ्रेड कोवर है, ठीक है, आप लोग जान ही रहे हैं इसको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 12। ये 12 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी भी संस्कृत का केंद्र पर सबल होने के बाद ही उसका प्रसार संभव है। संस्कृत के प्रसार के लिए चरम अवस्था यानी कि क्लाइमैक्स का होना आवश्यक है। यह कथन किसका है आप बताइए। ऑप्शन ए राल्फ लिंटन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड कोवर, ऑप्शन सी हर्शकोविट्स, ऑप्शन डी मेलिनोस्की, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैंने अभी बताया ना अल्फ्रेड क्रोवर महोदय हो जाएंगे। ये प्रश्नानुसार ये जो प्रश्न आपका क्या कह रहा है देखिए, किसी भी संस्कृत का केंद्र पर सबल होने के बाद ही उसका प्रसार संभव है। संस्कृत के प्रसार के लिए चरम अवस्था यानी कि क्लाइमेक्स का होना आवश्यक है। यह कथन आपके अल्फ्रेड क्रोवर महोदय का है, प्रश्न नंबर 12 का। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है, ये 13 नंबर प्रश्न आपका है, आप लोग ध्यान दीजिए प्रश्न उत्तर नंबर 13। उम्मीद करता हूँ कॉपी पेन लेके बैठे हों, आप लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि आप लोग अगर परीक्षा के समय इन प्रश्नोत्तरों को दोहरा लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं थोड़ा सा भूलने के भी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि इसमें राइटर और थिंकर हैं, उनकी थिंकिंग है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है सांस्कृतिक वर्गीकी यानी कि कल्चरल टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये सांस्कृतिक वर्गीकी आप हो गया कल्चरल टैक्सोनॉमी, ठीक है, कि जो अवधारणा है किस विद्वान द्वारा दिया गया है ये अवधारणा। तो आपका ऑप्शन ए का एडवर्ड शपीर, ऑप्शन बी मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन सी जूलियन स्टीवर्ड, ऑप्शन डी जीएस घुरिये महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। तो 13 का आंसर आप लोग बताइए, प्रश्न उत्तर नंबर 13 का आपका ये सांस्कृतिक वर्गीकी का आपका
जूलियन स्टीवार्ड महोदय हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। कौन है ऑप्शन सी? ये जूलियन स्टीवार्ड महोदय। इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो ये एडवर्ड सपीर महोदय हैं, ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग देखिएगा, ऑप्शन ए आप लोग ये क्या है, एडवर्ड सपीर महोदय। इन्होंने यानी फॉल्स कल्चर की अवधारणा को दिया है। यानी फॉल्स कल्चर मतलब मिथ्या संस्कृति जिसको कहते हैं, ठीक है, एडवर्ड सपीर ने इसकी अवधारणा इन्होंने दे रखा है। और आपके ये जीएस गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय का आप लोग जान ही रहे हैं। मैथ्यू ऑर्डन का आपने अभी पहले ही देख लिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। थोड़ा मैं आप लोगों का ऐसा कोशिश करता हूँ कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे दूँ, इसलिए हर चीज़ को बताना एक क्लास में संभव नहीं होता है। इसलिए आप लोग क्लास बराबर देखते रहिए, आपको हर क्लास में कुछ नया नया चीज़ ही मिलेगा, नए थिंकर, नए राइटर, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या आपका कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 14 नंबर कह रहा है कि जब संस्कृत के आंतरिक भागों में परिवर्तन होता है जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता, ठीक है, जब संस्कृत के आंतरिक भागों में परिवर्तन होता है जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता है, तो उसे यानी कुल मिला के क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सांस्कृतिक प्रवाह, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी पर संस्कृत ग्रहण, ऑप्शन डी सांस्कृतिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 14 का है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सांस्कृतिक। ये ऑप्शन ए सांस्कृतिक प्रवाह, प्रश्नानुसार इसका आंसर यही होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जब संस्कृत के आंतरिक भागों में परिवर्तन होता है जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता है उसे सांस्कृतिक प्रवाह कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 15 को क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 आपका कह रहा है भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्ध अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया है। यही नहीं कह रहा प्रश्न नंबर 15 आपका कि भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्ध अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी कह रहा है योगेश अटल, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रिजराज चौहान, ऑप्शन डी कह रहा है योगेंद्र सिंह। ये प्रश्न नंबर 15 है। ध्यान दीजिए कि भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्ध की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया है, ठीक है। तो आप लोग आंसर इसका दीजिए फटाफट। ऑप्शन ए है एस.सी. दुबे यानी श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन बी योगेश अटल, ऑप्शन सी ब्रिजराज चौहान यानी कि जिसको बी.आर. चौहान भी लिखा रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह महोदय का आप लोग जान ही रहे हैं, अच्छे से परिचित ही हैं इनसे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी क्या है, ये योगेश अटल महोदय हैं, ठीक है। अब अटल बिहारी वाजपेयी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वो उनको जोड़ के भले आप लोग इसको याद करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसका आपके जो एस.सी. दुबे महोदय हैं, ये श्यामाचरण दुबे महोदय, ये पंच परंपरा सूत्र की जो है अवधारणा इन्हीं की है, ठीक है। अनुष्ठान वृत्त की बातें आप लोग इसको जो हाईलाइट करके रखिएगा। अनुष्ठान वृत्त की बातें योगेश अटल महोदय कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और आपके ये जो बी.आर. चौहान यानी ब्रिजराज चौहान हैं, ये जो रेडफील्ड महोदय की लघु समुदाय की जो अवधारणा है, तो उन्हीं के जो ये राजस्थान के जो गांव का अध्ययन इन्होंने किया है, अपने अध्ययन में बी.आर. चौहान महोदय राजस्थान के उस अध्ययन में इसी का प्रयोग कर रखा है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, हैं। और योगेंद्र सिंह जो महोदय हैं, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल की अवधारणा जो रही है इन्हीं की रही है, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 15 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, ठीक है। हर प्रश्न इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये कह रहा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। अभी तो आप लोग इसका आंसर दे ही देंगे, मुझे पता है। आपका ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी एम.एस. गोरे, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी एम.एस.
ये राव, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 का, तो इसका आंसर क्या है तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर तो आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, मुझे पता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, युगेंद्र सिंह, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले ही बताया है थोड़ी देर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया टेस्ट पुस्तक के लेखक यही हैं, ठीक है। क्योंकि आपके श्रीनिवास महोदय जो हैं, ये एम.एन. श्रीनिवास महोदय, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एम.एन. श्रीनिवास महोदय, ये सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इन्हीं की बुक है, आप लोग जान ही रहे हैं। और जो आपके एम.एस. गोरे महोदय हैं, नोट करते हुए चलिएगा, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, ये किसकी है, आपका एम.एस. गोरे की, ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। और युगेंद्र सिंह के मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल, आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ये इसका आंसर ही है प्रश्न का आपका, ठीक है। ये युगेंद्र सिंह, ये आंसर ही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सबके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ है नहीं, ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 17 नोट करते चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, यही कह रहा कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है आपका, ये प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, ये गलत है, आप ध्यान दीजिए, बाकी 3 सही होगा संभवतः। तो ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक संगठन सामाजिक नियंत्रण पैदा करता है, ये ऑप्शन ए कह रहा है आपका, है ना। ऑप्शन बी कह रहा है समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण उत्पन्न करता है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर गलत कर ही नहीं सकते हैं, ध्यान देंगे अगर। और सी कह रहा है सामाजिक संरचना सामाजिक नियंत्रण उत्पन्न करती है। और डी कह रहा है सामाजिक अलगाव सामाजिक नियंत्रण को दृढ़ता प्रदान करता है। मेरे ख्याल से आंसर आप लोगों को मिल गया होगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ अलग दिख रहा है, क्योंकि कह रहा है ना ये निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो गलत आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सही आंसर यही है, ठीक है। मैं हाईलाइट देखिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन डी सामाजिक अलगाव सामाजिक नियंत्रण को दृढ़ता प्रदान करता है। ये कहाँ अलगाव जो है, जहाँ अलगाव रहेगा वो दृढ़ता प्रदान होगा, हो ही नहीं सकता। अब आपका ऑप्शन ए बी सी सही है। ए कह रहा सामाजिक संगठन सामाजिक नियंत्रण पैदा करता है, सही बात है। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण उत्पन्न करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी सामाजिक संरचना सामाजिक नियंत्रण को उत्पन्न करती है। लेकिन अलगाव कहाँ सामाजिक नियंत्रण को दृढ़ता प्रदान करेगा, वो तो छिन्न भिन्न करेगा, है ना, अलग थलग करेगा। सामाजिक अलगाव सामाजिक नियंत्रण के हास का कारण एवं परिणाम हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 17 भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आप लोगों का अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न नंबर क्या कह रहा है आप सबका, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। ये कह रहा है आपका लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया है, परंतु भूमि के स्वामित्व के पैमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह उदाहरण क्या दर्शाता है। यही कह रहा कि लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया है, परंतु भूमि के स्वामित्व के पैमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है, यह उदाहरण क्या दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन ए करा प्रौद्योगिकी परिवर्तन की बात, ये एग्जाम्पल जो है। ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक प्रवण, ऑप्शन सी कह रहा सांस्कृतिक विलंबना, ऑप्शन डी कह रहा मंद सामाजिक परिवर्तन। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग अगर प्रश्न अनुसार आंसर देखेंगे तो इसका आंसर गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर इधर उधर दिमाग लगाएंगे ना तो आंसर गलत कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये सब प्रश्न कॉमन सेंस का थोड़ा है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो प्रश्न सही कर देंगे। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी सांस्कृतिक विलंबना, ये इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नानुसार। क्योंकि लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया है, परंतु भूमि के स्वामित्व के पैमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो ये सांस्कृतिक विलंबना के तहत आपका आ रहा है। क्योंकि आपके जो ये सोशोलॉजिस्ट आगबन महोदय है ना, ये कहते हैं कि भौतिक संस्कृति तेजी से परिवर्तित होती है, लेकिन संस्कृत यानी कि जिसको अभौतिक संस्कृत आप भी कहते हैं, ये मंद गति से यानी धीरे गति से परिवर्तन होता है, ठीक है। और सांस्कृतिक विलंबना तभी उत्पन्न होती है जब भौतिक संस्कृत यानी कि अभौतिक संस्कृत से आगे निकल जाती है, यानी भौतिक संस्कृत अभौतिक संस्कृत जब आगे निकल जाती है, ठीक है। तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा आगबन ने
जो है ये सन 1922 में दिया था। इनकी जो पुस्तक थी सोशल चेंज, नोट करते हुए चलिएगा, आगमन महोदय की जो पुस्तक है सोशल चेंज, ठीक है, इसी में दे रखा था। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। 18 नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है आपका, ये प्रश्न उत्तर नंबर 19 नंबर कह रहा है, ये आपका प्रश्न 19। मिल्टन सिंगर एवं मैकी मैरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया, ठीक है। मिल्टन सिंगर महोदय और मैकी मैरियट यानी दो सोशलॉजिस्ट हैं। ये कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज में जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है उसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग कर रखा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, ठीक है। देखिए इसमें दो दो का जोड़ा है, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन बी कह रहा है लघु और बृहत परंपरा, लघु तथा बृहत परंपरा, देखिए है ना। और ऑप्शन सी कह रहा है संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक सिद्धांत, यानी कि दो दो जोड़ा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी कह रहा है नियत और विकासीय तथा विषम जातीय प्रारूप, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे प्रश्न आप गलत करके चले जाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, लघु तथा बृहद परंपरा। ये आप लोग नोट कर लिए। देख मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको भी, क्योंकि आपका ऑप्शन बी इसका सही ना, क्योंकि आप देखिए जो संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दे रखा है, आपके एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने दे रखा है, आपको पता है ना। और आपका लघु तथा बृहद परंपरा जो है ये आपके मैकी मैरियट ने दे रखा है। लघु तथा बृहद परंपरा आपका ये, ठीक है, मैकी मैरियट ने दे रखा है, नोट करते हुए चलिएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर लघु तथा जो है बृहद परंपरा आपका मैकी मैरियट हो गया। तो एक पकड़ा गया, तो मिल्टन सिंगर तो आप अपने आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न ये समझ गए होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 20, ठीक है, 20 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस एक पर ऑगस्ट कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन पर बल दिया है, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन पर बल दिया है। कौन, ऑगस्ट कॉम्ट महोदय, किस अवधारणा पे। तो आपका ऑप्शन ए करा प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी करा विज्ञानों का संस्तरण, ऑप्शन सी करा सामाजिक प्रगति, ऑप्शन डी करा सामाजिक व्यवस्था। तो ये प्रश्न तो आप सभी का सही होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी का नहीं गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑगस्ट कॉम्ट महोदय की बात कर रहा हूँ ना, तो ऑगस्ट कॉम्ट महोदय समाजशास्त्र के पिता हैं। आप लोग इनको अच्छे से पढ़ रखे हैं, ठीक है, आप सभी के सिलेबस में हैं, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ के हों, पीजीटी के हों, असिस्टेंट प्रोफेसर को हों, किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्ट महोदय जो है आपके, ये ऑप्शन सी नोट कर, सामाजिक प्रगति की बातें करते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, सामाजिक प्रगति की बातें करते हैं। क्योंकि प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है समाजशास्त्र में सर्वप्रथम इसका प्रयोग आपका कौन कर रखे हैं, ऑगस्ट कॉम्ट महोदय ने। और प्रत्यक्षवाद के अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति है जो निरीक्षण परीक्षण पर आधारित होती है। विज्ञानों की निर्भरता का जो आधार है ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण का नियम में दिया है, जिसमें सबसे नीचे इन्होंने किसको रखा है, गणित को, और छठे नंबर पे समाजशास्त्र है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑगस्ट कॉम्ट जो है बौद्धिक विकास को प्रमुखता से बौद्धिकता को मानते हैं और देते हैं। इनका आधार जो है नैतिक विकास की ओर ये बढ़ते हुए परिवर्तन को सामाजिक प्रगति के द्वारा स्पष्ट किया है उन्होंने, किसके द्वारा, सामाजिक प्रगति के द्वारा। तो आपके जो ये पार्सन्स महोदय हैं, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर विस्तृत रूप से अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में विचार कर रखा है, ये पार्सन्स महोदय जो है, ठीक है। तो सामाजिक प्रगति और प्रत्यक्षवाद ये सब ऑगस्ट कॉम्ट की अवधारणा ही प्रत्यक्षवाद सामाजिक। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं पूरा क्लियर कर दिया, इसलिए पूरा विस्तार से आप लोगों को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो कहेंगे आप लोग सोचेंगे कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रत्यक्षवाद, नहीं, सामाजिक प्रगति की बात जो प्रत्यक्षवाद के तहत आपके ऑगस्ट कॉम्ट महोदय करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 21, ठीक है, 21 प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित प्रकारों में से
सामाजिक नियंत्रण की स्थापना हेतु कानून द्वारा कौन सा एक नहीं किया गया है। अच्छा, कानून द्वारा कौन सा एक नहीं किया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए करा लोगों में समानता की चेतना विकसित करना, ये कानून द्वारा कौन सा एक नहीं किया गया है, ध्यान लीजिए। कानून द्वारा, कानून की बात कर रहा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए करा लोगों में समानता की चेतना विकसित करना, ऑप्शन बी करा समाज में नियोजित परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी करा समाज विरोधी कार्यों के लिए दंड का प्रावधान करना, ऑप्शन डी करा विवादों का समाधान करना। ये ऑप्शन डी आपका कह रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न आंसर बताइए। कह रहा प्रश्न 21 नंबर, निम्नलिखित प्रकार्यों में सामाजिक नियंत्रण की स्थापना हेतु कानून द्वारा कौन सा एक नहीं किया गया है। तो इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो जान जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा लोगों ने समानता की चेतना विकसित करना। ये कानून के द्वारा थोड़ी संभव है, लोगों में समानता की चेतना विकसित करना कानून के द्वारा तो असंभव है। ठीक है, कानून तो केवल जो है पालन कराता है, जैसे समाज में नियोजित परिवर्तन लाना, समाज में विरोधी कार्यों के लिए दंड का प्रावधान है, ये है। ठीक है, विवादों का समाधान करना कानून के तहत किया जाता है, लेकिन लोगों में समानता की चेतना विकसित करना ये कानून थोड़ी विकसित कर सकता है। आपका कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है कि तो क्योंकि समानता की चेतना की अवधारणा का प्रयोग आपके जो एंथोनी गिडेंस महोदय हैं इन्होंने किया है। ठीक है, और समानता की चेतना स्वाभाविक एवं आंतरिक क्रिया है, अतः इसका विकास जो आपके बाह्य कारकों द्वारा नहीं किया जा सकता, एक स्वयं से हो सकता है। ठीक है, सामाजिक विकास तो वही कह रहा है प्रश्न अनुसार कि कानून सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन तो है। कानून वैध रूप से प्राधिकार युक्त निकायों द्वारा निर्मित एवं प्राधिकार युक्त उपकरणों द्वारा क्रियान्वयन नियमों का एक संकलन है। यह अधिकारों, कर्तव्यों एवं उनके उल्लंघन के लिए दंड का जो प्रावधान स्पष्ट रूप से करता है। ठीक है, लेकिन जो आपका वर्तमान समाज का जो आकार है बहुत विशालकाय है, आप लोग जान ही रहे हैं। इनकी जो संरचना है समाज का बहुत जटिल है, जिसमें अनेक समूह और संगठन संस्थाएं पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका अपना इसमें स्वार्थ होता है, समूह और संस्थाओं में सम्मिलित होता है, और कानून के रूप में जो सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो आप नोट करना हो, जैसे कानून के क्या है, समाज में नियोजित परिवर्तन लाया जा सकता है, कानून समाज विरोधी कार्यों के लिए दंड का प्रावधान है, और विभिन्न प्रकार के जो विवाद होते हैं उसका समाधान का प्रावधान है। ठीक है, ये आपके नियम अधिनियम द्वारा समाज में विरोधी गतिविधि करते हैं तो कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यही ना है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 21 भी आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा प्रश्न। आज फ्रेंड्स ये कितना है 21, यानी 21 प्रश्न उत्तरों की ही श्रृंखला थी जो प्रश्न समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। और फ्रेंड्स आप लोग क्लास को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, और जो चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और आप लोगों का यही सहयोग जो है आपका हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप लोग एक लाइक कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक ना हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। आप लोग समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, और ना किए हों तो कर लीजिए, और कुछ अपने यार दोस्तों से जो आपके हों सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए। आप लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि आप ही के सहारे तो हमारा चैनल है। आप ही के लिए हमने चैनल को बना रखा है, ताकि आप लोगों का सहयोग हो, आप लोगों को जो है परीक्षा में आसानी हो, परीक्षा में काफ़ी सहयोग इस चैनल से प्राप्त हो सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का गाइस थैंक यू वेरी मच।